अनिल वर्मा पत्रकार जी कहाँ पर है? अनिल वर्मा जी आ जाइए। रियाज भाई का स्वागत करिए और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे अनिल वर्मा पत्रकार जी की तरफ से रियाज भाई का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। हमारे अनिल भाई रियाज भाई का वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रियाज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रियाज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सचिन कटारे जी आप जाओ ना नाम लिया जाओ आप जाओ। प्रतीक जी किधर हैं? प्रतीक जी सचिन कटारे जी का स्वागत करेंगे, जिससे हमारे साथी संगठन का मेन कार्यकर्ता लीडर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी का, प्रतीक जी का। प्रशांत भाटिया जी, प्रशांत भाटिया जी आइए सर। चंदन प्रशांत भाटिया सर का स्वागत कर रहे हैं। चंदन स्वागत कर रहे हैं प्रशांत भाटिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसका नाम है? हाँ ठीक है। हमारे बीच में क्रांतिकारी साथी है प्रवीण तरे जी, इनका स्वागत हमारे चंदन भाई करेंगे। प्रवीण तरे जी, बुलाइए भाई। चंदन भाई प्रवीण तरे जी का स्वागत चंदन भाई के हाथों होने जा रहा है। सभी लोग एक बार तालियां बजाएं। हाँ प्रवीण जी, हेलो प्रवीण जी आसन ग्रहण कीजिए। हाँ ऑरेंज का प्रॉब्लम है उसका। हमारी महिला शक्ति मंगल ताई का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है हमारी सीमा ताई के जरिए से। मंगल ताई, अविनाश गोयल, इनका स्वागत हमारे भाई प्रतीक भाई करेंगे। अविनाश गोयल, जोरदार एक बार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। अशोक पाटिल जी का स्वागत हमारे राहुल शर्मा जी करेंगे। अशोक पाटिल जी, तब तक वो दिनेश पाटिल से करवाइए। दिनेश पाटिल साहब से। कौन है? हमारे मुंबई के दिनेश पाटिल साहब। दिनेश पाटिल साहब, इनका स्वागत चंद्रकांत निगम भाई हमारे करेंगे। आ जाइए आप। आपको संभालना है। मेहमान नहीं है मगर सम्मान दे रहे हैं आपको। आपको मिला तो पूरे भाई लोग को मिला। अपने लोगों का सम्मान करना ये
कोई गलत बात नहीं है। पूरा साफ उनको मिल गया। राइडर ने कर दो। सीमा कहाँ है? मुंबई टीम का स्वागत सचिन कटारे और प्रशांत भाटिया इनके हाथों से किया जा रहा है। मुंबई टीम राहुल शर्मा, चंद्रकांत निकम, प्रतीक खानविलकर, सर्वेंद्र विश्वकर्मा, आप सब एक साथ आइए। मंगल ताई का हमारा स्वागत सीमा ताई के हाथों से होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ में इनका एक बार स्वागत किया जाए। महिला शक्ति हमारी जो है, दोनों भी महिला शक्ति है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इधर इधर मुंबई टीम एक बार खड़े हो जाओ। प्रशांत भाई, सचिन कटारे, प्रवीण तरेजी, थोड़ा मुंबई टीम का एक बार स्वागत करना है। और सब लोग तालियों के गूंज से इनका स्वागत करिए। जो इन्होंने आज यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है हम सबके लिए यहाँ पर। ठीक है, मैं कहूंगा भी कि प्रवीण तले जी आप आसन ग्रहण कर लीजिए। अभी आप सभी की समस्याओं को समझते हुए आज का एक प्रोग्राम लिया जा रहा है। छोटी सी कोशिश है मुंबई टीम की तरफ से। यहाँ पर आपको कर्जे के ऊपर पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। किस तरह से बैंक हमारे साथ में फ्रॉड करती है, कार्रवाई के नाम पे हम लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सरफेसी एक्ट क्या है, सरफेसी में किस तरह से कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, आगे और किसी कुछ कहना है तो कृपया करके अपने अपने एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ ठीक है, माइक दो है, एक और भी एक वहाँ पे है, इसको सर्कुलेट कर दो ना। हाँ इसको ले लो। अपना परिचय दे दीजिए इसका। मेरा नाम सुरेश चौधरी, रहने का मेरा चारकोप कांदिवली वेस्ट में मुंबई। मेरा नाम सुरेश कुमार धन सिंह चौधरी, रहने के लिए चारकोप कांदिवली वेस्ट मुंबई। बैठ जाओ। मैं गौतम झा, इधर ही रॉयल सिटी में B1 में रहता हूँ। इंश्योरेंस कंसल्टेंसी का छोटा सा कारोबार है। गितेश नायडू, बदलापुर। प्रशांत भाई, नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश नारायण कल्याण से। मेरा भी कर्जे से थोड़ा सा लेन देन है, परेशान हूँ और आप लोगों के सहयोग से, विश्वकर्मा के सहयोग से, राहुल सर की से, मुंबई टीम की तरफ से मुझे काफी हिम्मत मिली है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आंबेडकर, तुलसी फ्लॅट मध्ये राहतो, शेंगाव। दिनेश जगताप, आसनगाव। शर्मिला सावंत, आडगाव। अविनाश आंबेकर, आसनगाव। दिनेश पाटील परगा, सुकेश कापरे, आसनगाव। अभी मेरा रियाज सर से निवेदन है, कर्ज के मुद्दे पे बात स्टार्ट किया जाए मीटिंग। दिनेश पाटिल भाई का है, आगे आइए, पीछे क्यों बैठे हैं? दिनेश पाटिल सर आगे आइए, आपको ही सुनना है, आपको ही
शाहपुर पड़गा पूरा कार्यभार सौंपा जाएगा हम लोगों के बीच में आने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही लीडर हैं जो खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग का बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हर एक के ऊपर कर्जा है नहीं है पता नहीं, कितने लोगों के ऊपर कर्जा नहीं है? 2 लोगों के पास कर्जा नहीं, बाकी सबके पास कर्जा नहीं है। तो इस कर्जे के अंदर में एक कानून आता है सरफेसी एक्ट, उसके ऊपर हमारे सरकारी प्रवीण तरीके आपको मार्गदर्शन करेंगे कि सरफेसी एक्ट क्या है और क्या बैंक की तरफ से हमारे कागज करता है, तो उसके ऊपर प्रवीण तरीके आपको मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा भी आवाज जाएगा। सरफेसी एक्ट 2002 में इसकी स्थापना हुई है। कर्जा पूरा सरफेसी में नहीं आता, जो सिक्योर लोन है, तो लोन के 2 मायने होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में जो आपने वहां पे मॉर्गेज रखा है वो सिक्योर लोन में पकड़ा जाता है, और अनसिक्योर लोन में आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी हो अनसिक्योर लोन है। सरफेसी एक्ट मैक्सिमम सिक्योर लोन में अप्लाई करती है बैंक, बाकी नहीं करती है, जानबूझ के नहीं करती है, क्योंकि उनका उसका रिटर्न आता नहीं है। सरफेसी एक्ट में अगर बैंक जाती है तो उसके भी बहुत प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से अपने को कम से कम 6 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन फिलहाल जो बैंक अप्लाई कर रही है वो 105 दिन का ही कर रही है। कानूनन अपने को 180 दिन का टाइम मिल सकता है, अभी फिलहाल 105 दिन का ही मिलता है पेमेंट करने के लिए। सरफेसी एक्ट में अगर अपन ने पेमेंट नहीं किया, देखो मैं जिसका मॉर्गेज है उसके लिए बोल रहा हूँ, अब इन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया इसलिए बात कर रहा हूँ। जिसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वो गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, मॉर्गेज है, वो सरफेसी में बैंक प्रोसीजर करती है। मैं ऐसे ही बोलूँ क्या? आवाज ज्यादा है, गिनते जा रहे हो। हाँ, इको बढ़ाओ मत, इको रखो मत। देखो, अगर आपने 1 किस्त नहीं भरी, 2 नहीं भरी, 3 नहीं भरी, 92 डेज होने के बाद बैंक अपना प्रोसेस चालू करती है। 92 डेज यानी एज पर बैंकिंग एक्ट 1949 के हिसाब से आपका एनपीए होता है अकाउंट। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उसका असेट्स का कुछ परफॉर्म नहीं है, इसलिए बैंक आपको एनपीए होल्डर डिक्लेयर कर देती है और फिर प्रोसेस चालू कर देती है। यानी पहले 90 दिन तो अपने हाथ में है, बराबर है। बाद में आपको सेक्शन 13/2 हमारा पेमेंट करो डिमांड नोटिस भेजती है बैंक। डिमांड नोटिस भेजने के बाद अपने को 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन बैंक को देना ही देना है। उसके बाद में 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन बैंक लेती है। सिंबॉलिक पोजीशन भी लिया तो भी 60 आने 45 डेज और ऐड होते हैं उसमें। 45 डेज अपने को मिलता है, लेकिन साइमल्टेनियसली बैंक अपना कोर्ट में प्रोसीजर करके बैठती है। वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का भी हो सकता है, या कोर्ट सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो सकता है। क्रिमिनल में ये क्रिमिनल प्रोसेस है, इसलिए वहां पे वो करके रखती है। लेकिन अपने को टाइम रहता है, लेकिन बैंक के लोग उस टाइम क्या बोलते हैं, हमें पूरा पेमेंट दे दो जो हमने मांगा है। जरूरी नहीं है, आप उसमें से थोड़ा भी भरते हो तो चलता है। मैटर आपका चला रहेगा, कोर्ट मैटर होएगा, लेकिन कोर्ट में आपको एक स्टैंड मिलता है कि भाई मेरी पैसे देने की नियत है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने थोड़े दिए हैं। आज प्रॉब्लम लोगों का क्या है, लोग थोड़ा भी भरने को नहीं मानते, भरने का ही नहीं सोच रहे, तो नहीं हो सकता है।
थोड़ा थोड़ा भरो, थोड़ा भी दिया तो कोर्ट में अगर बैंक जाती है तो फिलहाल जो मैटर चल रहा है एक्स पार्टी चल रहा है, अपने को कोर्ट में बुलाते ही नहीं है। लेकिन उस टाइम आपको वॉच रखना है कि कोर्ट में अगर जाता है तो अभी सब ऑनलाइन होने के कारण अपन उसका अपना मैटर ढूंढ सकते हैं, अपने को अपना मैटर मिलता है, आपको बिना एडवोकेट कोर्ट में अपियर हो सकते हैं, उसको सो कोर्ट बोलते हैं। आप खुद एडवोकेट के बिना कोर्ट में अपियर हो सकते हो। उधर एडवोकेट लेके गए तो कोर्ट उसको भेजेगा बाहर कि भाई तेरा कुछ काम नहीं है। ये होने के बाद अगर आप कोर्ट को दिखाते हो कि भाई मैंने स्टार्ट से लेके ये 105 दिन में पैसे थोड़े थोड़े बैंक को भरे हैं, थोड़े भी भरे नहीं है, तो फिर कोर्ट आपको बोलेगा कि भाई इधर मैटर जो है वो आपका पैसे का है, आपकी प्रॉपर्टी का नहीं है। ध्यान में रखो, सरफेसी में बैंक को रिकवरी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपके उनके पैसे चाहिए। जो पैसे है नहीं हो आदमी की बात है, उनकी जो डिमांड है वो डिमांड नोटिस के हिसाब से देखो, पैसे चाहिए। तो एक तो आप पैसे भरो, या आप बोल रहे हो बैंक गलत है, आपके तरफ से कुछ गलत हुई है, तो कुछ तो यहाँ पे डिपॉजिट रखो। वो डिपॉजिट मैक्सिमम 25% है आपके लोन ओवरड्यू के अमाउंट के हिसाब से, वो आपको भरने हैं। अगर आपको लग रहा है कि बैंक ने आपको फंसाया है, आपको लग रहा है, तो वो हिसाब से फाइट करना है। अदरवाइज सरफेसी में बैंक के थ्रू ही मैक्सिमम ऑर्डर होते हैं, बैंक के फेवर में ही मैक्सिमम ऑर्डर होते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा है पैसे का, जो अपने पास आज नहीं है। और पैसा ना होने का कारण है ये पेंडेमिक जो हुआ 2020 और 21 में कोरोना, इसके वजह से छोटे मोटे मिडिल क्लास सब कोलैप्स हो चुके हैं। उनको स्टेबल होने के लिए भी टाइम लग रहा है। लेकिन ये सब कैलकुलेशन करना है तो पैसा ही है। अभी मेन मुद्दा आता है कि पैसा नहीं है तो पैसा कहां से दे, पैसा नहीं है तो पैसा कहां से दे। क्योंकि सरफेसी में जाओ, अनसिक्योर लोन में जाओ, सिक्योर लोन में जाओ, बैंक को पैसा ही चाहिए। और एक ध्यान में रखो कि जैसे आप और हम भी कुछ बिजनेस करते हैं, किसका व्यापार है अगरबत्ती बनाना, किसका क्या है, तो बैंक का व्यापार पैसा ही है, उनका प्रोडक्ट ही पैसा है। उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिया तो बैंक भी बंद होने वाली है। आपको कर्जा दे रही है, मेहरबानी नहीं कर रही है, और आपने कर्जा लिया है, इसका मतलब कोई गुनाह नहीं किया। ये कस्टमर और डीलर के साथ का जो होने वाला ट्रांजेक्शन है वो एग्रीमेंट एक्ट के अनुसार हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर एक इंडिविजुअल मैटर है, इनका मैटर अलग है, इनका मैटर अलग है, इनका मैटर अलग है, इकट्ठा नहीं हो सकता। इनका लोन दूसरे बैंक से है, इनका लोन एनबीएफसी से, इनका लोन पकपेड़ी से है, तो वो कानून के हिसाब से जाना है। भले सरफेसी है, सरफेसी एक्ट सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो बैंक से लिया है वो बैंकिंग के हिसाब से भी देखना है। कोऑपरेटिव में जाना है या दूसरे इसमें जाना है, वो देखना पड़ता है हर एक का। डरने की कोई बात नहीं है। लोन लिया है तो आपके जैसा राजा आदमी कोई नहीं है, तो उसको डरो मत। जिसके ऊपर ज्यादा लोन है वही सबसे बड़ा राजा है आज के दिन में। लेकिन वो लोन को समझो, बैंक को समझो, प्रॉब्लम समझो और प्रॉब्लम का हल निकालना समझो। टेंशन लो मत, कौन सा भी लोन रहने दो, लोन कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, ज्यादा कुछ सरफेस में बोले तो अपना ये टाइम बहुत जाएगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, तो मैं थोड़े में बता दिया। अगर किसको कुछ चाहिए तो बाद में आप मिलकर बात कर सकते हैं, प्लीज। रोशन भाई, हाँ, बहुत लोगों का सवाल है और कुछ लोगों का सवाल मेरे पास आया है। जैसे मान लीजिए कर दो फोन, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार में है, उसने लोन लिया था उसके हस्बैंड ने, और वो गुजर गए किसी कारणवश, जैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गुजर गए हैं, तो बैंक वाला बोलता है कि आपको पैसा भरना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास पैसा है नहीं, और वो घर के लिए मांग कर रहा है कि मुझे घर चाहिए, नोटिस दे रहा है, और इसके पास पैसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि बैंक वाला हमारा कुछ ना करे, और हम इसको अगर 11 लाख रुपये लोन दिया, ज़्यादा लोन भी नहीं है, 5,88,000 उन्होंने भर दिया है। अब ये बताइए कि हमको ये साबित करना, हमारा तो पैसा तो अंदर नहीं है, अब कोई कमाने का उनको रास्ता नहीं है, लेडीज अकेली बच्ची है,
तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको दिक्कत ना हो और बैंक थोड़ा शांति से बनाए रहे। हाँ, अगर उसको 10-20,000 देना है तो उतना के लिए हम सक्षम है, हम लोग मदद लेके कर देंगे, लेकिन पूरा पैसा भरना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए वो रास्ता हमको दीजिए, हमको भरना ना पड़ेगा और क्या करना चाहिए? नहीं, भरना तो पड़ेगा, ऐसा है, ऐसा किसी को सोचना नहीं। जो रुपये वाला मुद्दा था वो 2011 में खत्म हुआ है, आपको पता है, और लोगों को उसके बाद हम बताएंगे कि क्या था हमारा रुपया और आज क्या हुआ है। तो बोलना ये है कि लोन जब लिया गया था तो वो कितना सेंक्शन हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही हमको निर्णय दें। मगर जहाँ तक हमने आपकी बातों को समझा तो हर लोन के ऊपर में बैंक एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी का वैलिडिटी कब तक का था या है या उसका प्रीमियम जा चुका है, ये सारी चीज देखना होता है। सर प्रॉब्लम ये है कि उनके हस्बैंड ने सुसाइड किया है, वो अब होता है कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो, तो हमें उतना भरने के लिए हमारे पास नहीं है पैसा, तो क्या हमारा घर खाली करा लेगा, ले लेगा, हमें क्या करना चाहिए? लोन सैंक्शन कितना हुआ था, आपको कितना भर चुके हैं, वो उसके ऊपर बातें होगी। 6 लाख रुपए लोन था, 5,88,000 588 उन्होंने भर दिया है, उनके हस्बैंड जब थे तभी। आज बैंक डिमांड कितना कर रहा है? 6 लाख का ही डिमांड कर रहा है। तो उसको सेटलमेंट में ले जा सकते हैं। तो सेटलमेंट में कितना तक जा सकता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमको हमारी भरना चाहिए या हमारी बंद करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, तो भरेंगे कहाँ से? बाकी हमको एक ही बात है, अगर घर बचाना है तो संगठित होकर के लगना है, जैसा आज हम यहाँ करे कोई भी आए, ये सब प्राइवेट है, कोई सरकारी नहीं है। बैंक प्राइवेट है, गवर्नमेंट प्राइवेट है, पुलिस प्रशासन आती है, लॉ ऑर्डर की आती है, ना कि हमें घर से बाहर निकलना है। वहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा, उनको समय मांगना पड़ेगा, उनके समय लेके उनसे हम लोग बात करेंगे। नहीं मानते तो फिर हम अपने स्टाइल में पोजिशन को रोक देंगे, यही करना पड़ेगा। मगर पैसे की तैयारी कुछ तो करनी पड़ेगी उनको, बिना नाम के 3 लाख रुपये भर सकते, 2 लाख कुछ तो भरेंगे। हाँ, कुछ भर सकते हैं, बस उसके लिए क्या है। और दूसरा मेरा सवाल था हमारे मित्र का कि क्या आरबीआई सरकार की है या आरबीआई सरकार का ही, गवर्नमेंट का ही है? आरबीआई है कौन, क्या है, और प्राइवेट है तो उसको बताइए कहाँ पर लिखा हुआ, किस जगह है, हमको जरा प्रूफ करें, बताइए आरबीआई क्या है? हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक एक नाम होने से भारत का नहीं होता है, पहली बात। हमारे देश में भारत देश होने के बावजूद 2 करेंसियां देश में चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी 1 रुपए की नोट मिलती नहीं आपकी भारत में। उस 1 रुपए की नोट आप गूगल पे करके देख सकते हैं, उस 1 रुपए की नोट पे लिखा हुआ है भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की उसके पर हस्ताक्षर है, तो वो वही हमारी असली करेंसी भारत की। और दूसरी नोट चल रही है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसके ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो नोट भारत की नहीं है, वो रिजर्व बैंक की नोट है, भारत सरकार की नहीं है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड की शाखा है, ये क्लियर है। आप आगे लगा के पूछ सकते हो, और किसको कुछ पूछना है? हाँ सर, आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए। मेरा होम लोन चल रहा है, 30 लाख का है। अभी 2 साल से तुमने EMI भरे हो, लेकिन पहले मुझे 8% पे इंटरेस्ट से उन्होंने लोन दिया है। हेलो, आवाज आ रही? मेरा 30 लाख का लोन है, होम लोन है। उन्होंने मुझे पहले 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया था, और अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 11 कर दिया, बोले रिपोर्ट करके रखा है सर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए? वैसे तो अभी तो दिक्कत हो रहा है भरने को, उन्होंने पीरियड भी बढ़ा दिया है और EMI भी बढ़ा दिया। देखो, भारत में करेंसी चल रही है, आज आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि भारत में करेंसी चल रही है 34 लाख करोड़, और भारत की जनता पे कर्जा चल रहा है 250 लाख करोड़। अगर मान लो आपकी जेब में 50 रुपये है और आपको अगर कोई बोलता है कि मुझे 200 रुपये की जरूरत, आप दे पाओगे? आपकी जेब में 50 रुपये,
अब किसी ने आपसे 200 रुपये मांगे कि आप 200 रुपये दे सकते हो, कितना दो? कितना? 50 दे सकते हो या 49 दे सकते हो, 30 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये, 50 के अंदर जितनी रकम होगा कैपेसिटी उतना दे सकते मगर 50 के ऊपर नहीं दे सकते। नहीं। बैंकों ने यही किया है डिजिटल माध्यम से। तो उनके पास में पड़ा है 34 लाख करोड़ रुपया, उन्होंने हवा में पैसा तैयार करके आपके अकाउंट पे खातों पे डिजिट दे दिया। आज अगर पैसा ही नहीं है तो लोग भरेंगे कहाँ से पैसा? ये रेपो रेट के ऊपर में रेपो रेट बढ़ गया बोल के हमारे खातों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लगा दी। जैसे 9% आपने बोला तो 9% आपने जब लिया था, आज जाके देखोगे 12-13% है, किसी की जगह 5-5% से बढ़ गया है। किसी की EMI 220 EMI थे तो वहाँ पे 300 EMI होंगे, किसी की 150 EMI थे वहाँ डायरेक्ट डबल EMI होंगे। ये लोग मनमानी तरीके से कर रहे हैं। आज बैंक में बंद होगी। EMI 470 दिखा है, पहले कितना था दिया था? 300 तक था। तो इसके ऊपर आपने कोई पेपर वर्क किया बैंक से? अभी मैंने उनसे कॉल सेंटर पे बात किया, वो बोलते 3-4 हजार रुपये भर के आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम कर किया जा सकता है। हाँ वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके हाथ में है, उन्होंने खुद से बढ़ा है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता तब तक तो उनका चलता है। आपने ऑब्जेक्शन ले लिया तो ये इंसान जाग गए इसको संभालना, तो आपको कौन राइट नहीं, वो बात होती है। उसमें हमें समझना जरूरी है हर एक को कि भाई कर्जा किस तरह से ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्या नहीं, ये सिस्टम को समझना पड़ता है। तब आप जाके इस लड़ाई में आप आगे आके बात कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, बैंक से हम लोग घुटनों पे ले जाए। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि कर्जा मुक्ति कराएंगे, मुक्ति हमने सेटलमेंट पे हम लोग लेके आ रहे हैं, मगर बैंकों के पास आपकी प्रॉपर्टी गिरवी है, बैंक डिमांड करके आपको पैसा देना पड़ेगा। मगर हम बोल रहे हैं कि भाई पैसा हम देंगे, डिमांड आपका नहीं लेगा, हमारा डिमांड लेगा। हम ये बोल रहे हैं अभी आज की जैसा हमारे साथ ने बताया कि हर एक का केस या डॉक्यूमेंट अलग अलग होता है, उस तरीके से बात होती है। हाँ उस तरीके से बात होती है। अभी वो एनगेज किए हैं, मैंने सरकार का अंदर में सरकार की वो बैंक आ रहे हैं, नेशनल बैंक आ रही है, सबका अलग अलग बैंक चलता है। तो हर एक का केस का अलग होता है, हर एक का फाइल आपको चेक करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्या जो भी उसमें डिसीजन लेना पड़ता है। उस केस में पर्टिकुलर उस इंसान की क्लाइंट लागू है, हर एक को लागू नहीं हो ये चीज। नमस्कार सर, सगळ्यांना नमस्कार। 2022ला माझ्या मिस्टेकचे 2 सेशन झालेली, पर्सनल 2 सेशन झालेली सर, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन झालं होतं, पेपर वर्क वगैरे सगळं, म्हणजे घरी विजिट वगैरे केली होती। 2 सेशन झालेली 2,83,000 झाले बजाज फायनान्स लोन म्हणून, आणि 8,812चा 60 महिन्याचा डिमांड आला होता, म्हणजे ती टोटली झाले 5,58,000 रुपये। 2,83,000 लोन मधून 1,97,000 रुपये आता भरला आम्ही भरतो, ते भरायचे नसतं आम्ही सुरुवातीपासून भरलेलं असतं, पण शेवटच्या मोमेंटपर्यंत आम्ही विचार करायचो की नाही भरू आपण, कारण आमचा त्याचा उद्देश नव्हता की लोन घ्यावा, लोन उभवा वगैरे, आम्ही अशी तोलवाट काढली होती। कारण आम्ही म्हणजे कसं, मी कॅन्सर पीडित झालो, आंदोलनात कॅन्सरला फाईट करतो 2 वर्षापासून, आता तशी परिस्थिती राहिली ना। आता मुद्दा असा महत्व होता की माझा आयुष्याचा मी विचार करू की फॅमिलीचा पोटा पाण्याचा विचार करू का बजाजचा EMIचा विचार करू, ऑफिशियलीचा मी EMIचा विचार करणार नसतो, आजच्या तारखेला माझ्याकडे मोठा इम्पॉर्टंट विषय हा राहत नाही। आता त्या लोकांचं फोन करणं जवळ दिवसभरातून 30-40 कॉल करतायत, आधी फेस पण केलं त्या लोकांना की कोण रिसीव्ह पण केलं, कधी कोणाला शिविका नाही केली, प्रामाणिकपणे सांगायचं की बाबा ठीक आहे आता परिस्थिती नाही, परिस्थिती होती, अक्षर स्वतःची बाईक घाण घेऊन ते पैसे व्याजावर उठून सुद्धा मी EMI पेड केलं। लास्ट मोमेंटला ही वेळ आली ती माझ्यावर, स्वतःची पोलर गाडी तीही मी विकून दिली 90,000ला, पण EMI कंटिन्यू झालं, कारण आपलं एडमिशन खराब होता कामाला। तर तसं जर करायचं असं मी माझी स्वतःची गाडी नसली घेतली, मी बाईक सुद्धा घाण नसली केली, पण ते ठेवलं, कारण का मग त्याला ठीक आहे आपण ज्या इन्शुरन्स करतो त्या इन्शुरन्स चाललं, पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही। आता ते टॉर्चवर असे करतात का आता जर फोन जर तर मी सुद्धा खरगा बोलतो, अक्षर तिथे हातपाय लट पडतो, मला हप्ता भरायचे पण मला टाइम पिरियड हवाय,
संघटनेला जॉईन यासाठी होत नाही का मला त्यातून कळवळ भेटावी का माझी लोन माफ होईल, माझा तो उद्देश मुळात नाही. पण त्याचं हास्यातून थोडंसं मार्ग निघेल का की ह्या केसमध्ये मला संघटनेचा काय फायदा होईल, मला त्याचा मार्गदर्शन करावं. मला तुमचं पहिले तर पर्सनल लोन आहे, तुम्ही कर्ज घेतलं पण कर्जा विषयी माहिती नाही, संघटने मात्र तुम्हाला ती माहिती दिली आहे. आता इंग्लंड सरकारची ऍक्ट तयार झाला सिक्युअर आणि अनसिक्युअर लोनवर त्या बाबतीत तुम्ही सांगितलं तुमचं जे लोन आहे ते अनसिक्युअर लोन बरोबर. सिक्युअर लोन मध्ये तुम्ही काहीतरी तारण ठेवता किंवा एखादी गाडी वाहन घर जमीन जागा हे बँकेकडे तारण असतं, त्यामुळे त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला काळजी घ्यावी. अनसिक्युअर लोन मध्ये तुम्ही काय टेन्शन घेताय, बँकांनी टेन्शन घेतलं पाहिजे. तुम्ही टेन्शन तुम्ही सांगताय मला की बाबा माझ्या मिसेसला भीती वाटतो किंवा काही त्रास होत असेल किंवा काय, या गोष्टी घाबरण्याचं काही कारण नाही. फक्त तुम्हाला ते समजलं पाहिजे की आरबीआयचे गाईडलाईन काय आहेत रिकव्हरीचे. जो कोणी एजंट किंवा रिकव्हरी वसुली जो कोणी येत असेल तुमच्या रिकव्हरी एजंट त्याला काय विचारायला पाहिजे, त्याला काय बोललं पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टींचं जर तुम्हाला नॉलेज मिळालं ना तर तो त्रास नाही देणार तुम्हाला, तुम्ही त्याला त्रास द्या. ह्या गोष्टी समजून घ्यायची संघटनेमार्फत हेच आम्ही काम करत आहोत, वेगळं काही नाही. आणि नसेल मला जोपर्यंत तुमची परिस्थिती चांगली होते तोपर्यंत राहू हे मी तुम्हाला आता सांगतो. तुम्हाला वाटलं की मला 6 महिने झाले 6 महिने मला काय अडचण नाही. माझं नाव निलेश नाईक. गेल्या वर्षी माझं घर जप्त केलं होतं बँकेने 2 नोव्हेंबरला आणि पोलीस वगैरे लोक मला बाहेर काढले आणि बिल्डिंगमध्ये जवळ आम्ही नुसतं ते घेऊन आलो आणि मग त्याच्यानंतर संघटनेला त्याच वेळेस मला ओळख होतो त्यांच्या थ्रू मी परवाच्या दिवशी नोकरीला 1 दिवस आली आता काय तर ते केल्यानंतर कॉन्फिडन्स तर वाढला, पण मी जे फाईट करत होतो सुरुवातीला पैसे भरत होतो, माझा जॉब गेल्यानंतर पैसे भरणं कमी झालं. म्हणून मी बँकेला अप्रोच केलं होतं की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यावेळेस तुम्ही लोन घेतलं त्या 15% होतं आणि आता 7.95 झालं. तर ते मला तुम्ही 7.95 वरती करून आणून द्या आणि माझे इन्स्टॉलमेंट थकल्या होत्या 10. मी म्हटलं त्या 10 इन्स्टॉलमेंट जर माझा रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्ही केलं तर इनफॅक्ट बँकेकडनं मला देणं होईल आणि मला बँकेला द्यावं लागणार नाही. दुसरं आता आधी गव्हर्नमेंटची जी योजना होती आवास योजना त्याच्यामध्ये मला सबसिडीसाठी तुम्ही पेपर द्या. त्या दोन्ही गोष्टी त्याला मी मान्य त्यांनी लोक माझ्या मागे लागून राहिले. पहिल्यांदा तुम्ही सगळं ओल्ड तुमचं भरा, त्याच्यानंतर आम्ही विचार करू. म्हणजे तुम्ही जर विचार करणार असेल तर मला लोन ट्रान्सफर करायचं आहे, मला त्याच्यासाठी पेपर ते सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे. आणि त्याच्यात जवळजवळ बरेच म्हणजे 2-2.5 वर्ष झाली मी ते काढत राहिलो आणि फायनान्स केलं. आता मला त्यांना आता सुद्धा माझं प्रिन्सिपल आउटस्टँडिंग 20 लाखाचं 20 लाखाचं लोन होतं, 18,43,000 प्रिन्सिपल आउटस्टँडिंग आहे आणि त्याचे चार्जेस सगळे किलो मला 36 लाख रुपये भरायला सांगताय. 36 लाख रुपये मी बँकेत अप्रोच पैसे घेऊन गेलो. ज्या दिवशी जप्ती आली त्या दिवशी त्यांना म्हणलं माझ्या दुकानात जेवढा माल येतो 1000 किमतीत विकतो, मी आता 6 लाख रुपये तुम्हाला 2 तासात जमा करतो, तुम्ही जप्ती करू नका. बँकेची लोक इतकी उद्धट होती, ते म्हणाले आम्ही आज जप्ती करायला आलोय, तुम्हाला घरात बाहेर काढण्याचं आम्ही जाणार नाही. त्यांनी ते केलं. आता याच्यात तर मला तो मार्ग पुढे काय करता येईल नाही, मला किती भरावे लागतं. पहिल्यांदा तुम्ही जरा डिफॉल्टर आहात आणि काही गोष्टी तुमच्याकडनं चुकल्या. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पेमेंट लेट केलं, माइंड नका करू ना, बरोबर काय करा केलं झाला. आणि आवाजची स्कीम तुम्हाला जे हवे, आवाजची स्कीम तशीच आहे की ते डिफॉल्टरला नाही अप्लाय होती, रेग्युलर पेमेंटवाल्यांनाच अप्लाय होते. कारण 2,40,000 रुपये प्राईम मिनिस्टर अकाउंट मधून आपल्याला येत असतात. स्कीम समजून घ्या सगळ्या. 2,40,000 आजच्या दिवसाला मोठी अमाऊंट. आपण डिफॉल्टर आहात, तुम्ही आता काय केलं
ठीक आहे, ते चांगली ती परिस्थितीचा भाग आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे बघा, मी तुम्हाला इथे सगळ्यांना समजवतो की आपण इथे जे आहोत हे समदुःखी आहोत आणि आपला प्रॉब्लेम आहे पैसा. हा पैसा आपण बनवू किंवा छापू शकत नाही, तो फिक्स आहे. मान्य करताय का? आरबीआय छापेल, कमर्शियल बँकेला येईल, बँकेकडनं आपण लोन बिल काय ट्रान्झॅक्शन तेव्हा आपल्या हातात येईल. दुसऱ्या भाषेत समजवायचं, यांच्या खिशातले पैसे कमी होणार नाही तोपर्यंत माझ्या खिशात येणार नाही, पण तेच पैसे फिरतायत. साहेबांनी सांगितलं की 34 लाख करोड ही फिजिकल करन्सी प्रिंट आहे. तुम्ही आरबीआयच्या वेबसाईटवर बघा. आणि लोन आहे 257 लाख करोड प्लस ही अमाऊंट आहे. हा सगळा तफावत आहे. हे सगळे पैसे बँकांनी हवेमध्ये बनवलेले आहेत. तुम्ही गुगल बाबाला विचारा, मी तुम्हाला साईट पण सांगतो. क्रेडिट रिव्हर केस 1967 सालची केस आहे ही, इंटरनॅशनल कोर्टाची. जेपी मॉर्गन हा याचं स्टेटमेंट आहे त्या कोर्टामध्ये की आम्ही हवेमध्ये पैसे बनवतो. त्या जजचं मला नाव माहिती नाहीये. दुसऱ्या दिवशी ऑर्डर होणार होती, जज बाथरूम मध्ये डेड बॉडी नाही आली जजची. हे नाही होऊ शकत, कारण ही यंत्रणा खूप मोठी आहे. तुम्ही हे मान्य करा नका करू, ही यंत्रणा खूप मोठी आहे आणि 500 वर्ष त्यांचा जगावर पडला आहे. 500 वर्ष झाली त्यांना. आपण जे आता काय करतोय ना हे क्षणात नाही संपणार आहे, पण फार मोठी क्रांती होईल. त्यांनी 500 केली तर आपल्याला मिनिमम 250 तरी लागतील, म्हणजे आपल्याला 3 ते 4 पिढ्या द्याव्या लागतील. म्हणून क्रांती नको, आपण स्मार्ट वर्क करूया. तुमचा जो प्रॉब्लेम आहे ना मोठा नाहीये. बघा, प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन असतं. असं जगात एक पण प्रॉब्लेम नाहीये. प्रॉब्लेम मराठी बोलू चालेल ना? प्लीज चालेल ना? मराठीला डायरेक्ट आलो यांच्यामध्ये. जगामध्ये जो प्रॉब्लेम जन्माला आलाय ना त्याच्या आधी त्याचं सोल्युशन जन्माला आलेलं असतं. जगात कुठलंच टाळलं नाही बिना चावीचं, फक्त आपल्याला ते माहिती नसतं. प्रत्येकाचा वैयक्तिक वेगवेगळा प्रॉब्लेम आहे, पण विषय आहे पैसा. हा पैसा आपल्याला जर का बनवता आला नाही तर खूप टेक्निक आहे. जसं बँक क्रेडिट फिरवताना आपण पण करू शकतो, पण त्याच्या करता आपल्याला संघटित होणं महत्वाचं आहे. संघटना ही फार मोठी महत्वाची आहे, नाहीतर आपण काही नाही करू शकत. नुसते नारे देऊन क्रांती करून नाही, बँकेचे पैसे पण आपण देऊ शकतो. मुद्दा हा आहे, प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन आहे. तुमचा जो मुद्दा आहे ना, आता हा त्या पद्धतीने बँक तुम्हाला ऐकणार नाही. रस्ता आहे त्याला. आपण तुमचे पेपरवर बघू, तुमचं बँकेबरोबर झालेलं कॉन्ट्रॅक्ट बघू. त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कुठे घुसता येत आहे, कुठल्या कोर्टात, कुठल्या बँकेचं लोन आहे तुमचं? DIC हा NBFC आहे. चोर बँक आहे, चोर आहे का? चोर आहे. DIC NBFC मध्ये आपल्याला सिव्हिल कोड पण आहे, तुमचं सरफेसी मध्ये झालंय. काही ना काही क्रिएट करावं लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे बघा, तुम्ही इमानदारीमध्ये कोर्टात जिंकू शकत नाही. झालं ना ते तसं पण करूया. हो तुमचं चांगलं केलं, तुम्ही तुमच्याकडे FIR होणार आहे, हो दे, काय घालू नका. रस्ता ओपन झाला, रस्ता ओपन झाला आपल्याला. बघा, कोर्टात जायला एकतर आपण गेलं पाहिजे रस्ता ओपन करून, किंवा समोरच्यानी गेलं पाहिजे. तुमच्यासाठी थँक्स बोला, बँकेचे रस्ता ओपन झाला, तुम्ही तुमच्यासाठी थँक्स की डेअरिंग केली, चांगलं केलं मला बँकमुळे. ठीक आहे. मी तुम्हाला हे सांगतोय की हा जो प्रश्न आहे ना, हा प्रत्येकाचे पेपर बघूनच निर्णय घेऊ शकतो, नाहीतर असं कॉमन नाही होऊ शकत. आता तुम्ही काढता दुसऱ्यांना नॉलेज येईल हे चांगली गोष्ट. दुसऱ्या भाऊचा आता एक विषय आहे, तुमचा जो लोनचा विषय साहेबांनी सांगितलं तो बरोबर आहे. रेपो रेट हा आहे ना, आपलं लोन आहे ना फिक्स आणि फ्लोटिंग दोन रेट मध्ये असतं. बँक शक्यतो तुम्हाला फ्लोटिंगच देते. फ्लोटिंग असल्यामुळे जर का आरबीआयचा रेपो रेट कमी झाला तर तुमचा पण कमी होतो, पण बँक त्यावेळेला करत नाही, टेन्युअर कमी करते. आणि रेपो रेट वाढला ना, तुमचा रेट वाढवते बँक आणि टेन्युअर तसंच ठेवते. ह्या गोष्टी समजून घ्या, टेक्निकली गोष्टी आहेत. म्हणजे प्रत्येकाच्या बाबतीत माझं पण तेच आहे, तुमचं पण तेच आहे. सगळ्यांनी फ्लोटिंग घेतलेलं आहे, फिक्स कोणीच नाहीये, मला माहितीच नाहीये. कारण पहिले टेन्शन असतं रोज पास होते, एकच टेन्शन असतं. आपण डोळे झाकून सगळा फ्लॅगिंगवर सिग्नेचर करतो 30-40 पेजवर. कोणीच नाही वाचलं आजपर्यंत, ठेवून देतो त्याला, कोणीच नाही वाचलं. देवाला तुम्ही पाया पडतात किंवा पहिले लोन पास होते, नाही घरात रस्त्यावर येणार आहे. ते आधी समजून घ्या. प्रत्येकाचा ऍग्रीमेंट आपला वेगवेगळा आहे. त्या प्रत्येक NBFCचं, प्रत्येक बँकिंगचं, कॉर्पोरेटिव्हचं, पतपेढीचं, नॅशनलाइजचं ऍग्रीमेंट वेगवेगळं आहे. त्याच्यानुसारच कारवाई होईल, कॉमन नाही होणार. ठीक आहे. भैया सर, कुछ क्वेश्चन चंदन के हैं,
जो पूछना चाहता है उसके बारे में आप बताइए। चंदन, पहली बार तो आज बैंक वाले आएंगे उसका जब्ती के लिए, जो भी होगा वो तो सबके सामने होगा, देखेंगे सब लोग, लेकिन आपसे ये पूछ रहे हैं, उसके दिल में शंका है कि अगर बैंक वाले नहीं आए तो हमें टॉर्चर करेंगे, हमें परेशान करेंगे, क्या करेंगे? तो आप जरा अपनी तरफ से उसको स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके दिल में क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्लियर करिए। और आज बैंक वाला आएगा कि नहीं आएगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से तो हम उसको बोले आने के लिए, भाई आओ सीट करो, हम हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं आपका। हाँ देखो चंदन भाई की बात बताइए, वो आएंगे तब सवाल ले लेंगे हम। तो बैंक बोलिए बोलिए। तो देखो आगे तो बोल सवाल पूछो आप। सर मैं चंदन विश्वकर्मा जो कि रॉयल सिटी आसन गाँव में रहता हूँ। मेरा आज 20 तारीख है, जो कि आज उनके जब्ती निकाला है बैंक में, SBFC बैंक में, जो कि 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। कल भी मुझे फोन आया था बैंक से कि वो आएंगे कि नहीं, वो अभी कंफर्म हुआ नहीं है। लेकिन वो अगर आ जाते हैं तो फिर तो आप तो सभी लोग क्या होते हैं वो तो देख ही देंगे, लेकिन अगर बाई चांस आज नहीं आते हैं तो अगला प्रोसीजर क्या रहेगा अपना? आज नहीं आते इसका मतलब वो क्या जान बची लाखों पाए, ये आपके लिए। हमारे लिए तो चंदन हमारे सरेंद्र भाई ने खुद बोल दिया कि भाई आप आ जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन कैंसिल हो रहा है वहां पे, मगर बोले नहीं कैंसिल मत करो, आप पुलिस भेजो। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि फाइट कैसे होती है क्या। सुनिए सर, प्रॉब्लम ये रहता है कि मैं अपने काम पे रहता हूँ, मतलब घर पे कोई रहता नहीं, सिर्फ लेडीज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पापा रहते हैं, ये लोग काम पे रहते हैं। तो घर में माँ पापा सब लोग ड्यूटी के रहते हैं, तो लोग घर पे आते कभी भी आते हैं, नोटिस लगा के जाते हैं, या फिर कुछ दूसरा कुछ बातें करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये समझो, ये लड़ाई आपकी खुद की है। हम लोग सिर्फ आपको हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे घर पे कोई रहता नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो नहीं हो सकता। इंडिविजुअल आपको इन्वॉल्व होना ही होना है। हम लोग सिर्फ आपको नॉलेज दे सकते हैं, पेपर प्रोडक्शन दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, बाकी आपको पर्सनली उतरना ही है। इसमें कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम है यार, कोई नहीं सकता। लफड़ा इतना और मैं सॉल्व करूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पकड़ के बैठो सर। बाकी कुछ रास्ते बहुत है, मैं बोला रास्ते बहुत है, वो टेंशन मत लो, कर लो बढ़ाओ। देखो जैसे मैंने कहा कि हमें संगठित होना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप नहीं, मगर आपने अपने सोसाइटी में 20-25 लोगों को बताया कि बैंक किस तरह से हमारे कंपनी फ्रॉड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो लोग आपके एब्सेंस में वहां खड़े नहीं, उसको कहते हैं संगठित होना। क्योंकि हर रोज कोई मैंने जैसे बोला से हो अपने खाना से उतने समय में आप तक वो टाइम में पहुंचना पॉसिबल है। तो इसलिए आस पड़ोस के लोगों में हमें सारी जागरूकता करना पड़ेगी, उनको संगठित करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, बैंक किस तरह से क्या कार्रवाई कर रहा है, ये सारी चीजें आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे लिए सरेंद्र विश्वकर्मा सब कुछ है, मेरे लिए रियाज भाई सब कुछ है, मेरे लिए प्रवीण तरीके सब कुछ है, वो हमारे लिए है, वो हमारे नेता है, चौधरी है, जो मतलब जो आप मानो, मगर वो आने तक अगर आप डिपेंड रहोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, कभी नहीं होगा। डिपेंडेंसी को खत्म करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नेता अपने होता दूसरे है, के पीछे डिपेंड मत करिए। हमारा कहना ये है कि जो भी इस मीटिंग में बातें होती है, जो चीजें समझ में नहीं आती वो नोट डाउन करो आप। मैं किसी ने सवाल पूछा, उसका जवाब मेरा मेरे मन में सवाल था, चलो मैं भी इसका जवाब नहीं देता हूँ कि वो आगे आगे नहीं कर सकता। खास करके आपको एक तो टेलीकॉलर परेशान करते हैं बैंक की तरफ से, दूसरा रिकवरी एजेंट आता है सुबह सुबह उठ के आते हैं, या पैसे लेकर जाऊंगा या डंडा निकालो उसको दो, एक बार हकीकत में दो उसको, दूसरा क्यों आएगा वो बोले भाई मैं वो विश्वकर्मा के घर पे ले जाओ, मैं आप दूसरा किसी को भेजो, क्यों नहीं जाएगा तुम, मैं वो डंडा लेके आता है, दूसरा भी नहीं आएगा। एक्शन में करना है आपको, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा वीडियो,
आपने सीधा अगर बदतमीजी करेगा, सीधा डंडा निकालो, उसका पैर में ठोक दो, उसको बाद में आएगा कुछ नहीं होगा, वो केस भी होगा तो देखेंगे हम देखिए करेंगे। आज वो नहीं आता है तो अपना फिर वो कभी आ सकता है। 1 महीने का टाइम मिलेगा, 20 से 25 दिन के बाद लोग दूसरा होली के बाद आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अगर उनका मूड बना कि नहीं दिवाली में घर खड़ा मतलब आपको कभी देना है, तो क्या होता है, बैंक हमारे इमोशन के साथ खेलता है, ये बात हमें ये ध्यान में रखो, बराबर। हर एक को बता रहा हूँ, बैंक हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। उनको पता है कि हर एक व्यक्ति का क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से बैंक हमारे साथ खेलता है। अगर मान लो अभी जैसे कि त्योहार आया, दिवाली में मान लो फेस्टिवल टाइम होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई खुशी का माहौल था, हम दिवाली ऐसे मनाएंगे, हम दिवाली वैसे करेंगे। मगर ये सारे रिकवरी एजेंटों को पता है कि इनके घर में क्या है क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उस वक्त में क्या करते, डमी नोटिस भी बना के लोग आपके पास भेज देते, नकली नोटिस, वही कॉपी पेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे, सिग्नेचर मार के आपको कॉपी भेज देंगे, भैया देखिए पैसा भरो या तो देखो आप क्या कर सकते हैं। लोग टेंशन आते, कुछ लोग पटरी पे जा चुके झूठी नोटिस की वजह से। कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड के फर्जी नोटिस बनवा के लोगों से बहुत सारा पैसा आएगा, उसके ऊपर पेपर न्यूज आर्टिकल भी आया था और केस भी हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के, आरबीआई ने उसको फटकारा दिया। ये चीजें सब देखो क्या होता है, हमने कर्जा लिया मतलब भाई किसने बुलाया, मंगल भाई ने बुलाया, और किसने बुलाया भाई, समिंदर ने बुलाया, हमारा सब कुछ लेना देना सब कुछ देगा समिंदर भाई का। तो ये नहीं, आपको अपनी केस में को समझना पड़ेगा, आपको अपने केस में क्या नया कुछ मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा पूछो, डर मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बताएंगे। हमारा काम है कि आपको शिक्षित करना। बैंकों का मायाजाल किताब मिलती है, पीडीएफ वगैरह आएगी, ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप पढ़ लो, सीधा ही समझ वो पढ़ लेंगे। एक्चुअली उतना भी आपको समझ में आया तो हमारी भी जरूरत नहीं आपको, हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे कि संगठित होकर के हमें एक जगह आना है। जिस दिन हमारी ताकत दिखेगी तो वो तहसीलदार, वो डीएम, वो सीएम कोई कुछ नहीं कर सकता। किसान बिल जो पास हुआ था, किसान के 3 कानून पास हुए थे, इतने महीनों तक वो आंदोलन चला वहां पे, उनको इनके वापिस देना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ क्या था, किसानों की संगठित होने की ताकत, वही ताकत हम बनाने की कोशिश करेंगे। 23 तारीख को जो आधा मैदान पे आंदोलन होने जा रहा है, हम सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र से सभी कर्जदार वहां पे आए। अब कुछ लोग हमारे वहां पे ओपोजिशन के लिए बैठे, तो वो 2 दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी चल सकता है, 1 हफ्ता भी चल सकता है, महीना भी चल सकता है, वो आगे की बात है। मगर हमारा समर्थन उनको देना जरूरी, क्योंकि हम भी पीड़ित है। हमारे लिए ऐसा समझ लो कि वो हमारे लिए बैठ रहे। अगर सरकार का कुछ फैसला करे कि जैसे किसानों की आत्महत्या हो रही, किसानों की फसल खराब होती, तो साथ में कर्जदार जो सुसाइड कर रहे, महाराष्ट्र में सुसाइड का रेट ज्यादा होते जा रहा है, लोग सुसाइड कर रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास में एक फंड होता है जिसे कहा जाता है कॉर्पस फंड। उसमें से वो अगर कुछ हमें प्रावधान बना के दे दे तो आंदोलन का हमारा वो एक है। हाँ, तो उसमें से अगर हमें कुछ थोड़ा सा सहूलत मिले या कुछ कर्जा माफ हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी डिमांड ये है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्जा माफ कर दो, 16,000 करोड़, कितने करोड़ के, कितने सारे लाखों करोड़ में वो किया है। सिर्फ एक आदमी का कर्जा जो महाराष्ट्र की जनता का उतना अमाउंट पकड़ लेते तो भी पूरी नहीं हो रहे थे। तो महाराष्ट्र की जनता को मिला के भी कर्जा उतना नहीं है जितना एक अकेले आदमी का है। इतना कर्जा लोग माफ कर देते, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रस्ते को करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये सारा चीज कर रहे हैं कि भाई लोग इकट्ठा हो जाए, ये ना समझे कि भाई यार उसने कर्जा नहीं मिला करके वही क्यों जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मगर हम निकल पड़े, ये भाई के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। अब इनका छोटा मोटा है तो ये निपट गया, मगर हम चाहते हैं कि या तो आप हमारे साथ में आ जाओ या तो हमको आपकी तरफ बुला लो, मगर बुला लो। संगठित होना ये बहुत जरूरी है। और किसी का कुछ हो सवाल मन में तो वो भी पूछ सकता है। हेलो, अच्छा सर, मैं अभी विश्वकर्मा जी का इंटरव्यू इश्यू था,
अभी उन्होंने बताया, लेकिन ऐसे अभी ये दोनों ने बताया उनका कुछ चला गया, ऐसा का इशू था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना इनका ऐसा क्या इशू है, लोन पे नहीं कर पाए, ऐसा क्या इशू हो गया? जैसे उन्होंने पता ऐसा हो गया, लोन पे नहीं कर पाए, उन्होंने पता उनका कुछ जॉब चला गया, तो उसका EMI ऐसा उनका मैं जानना चाहता हूँ उनका क्या ऐसा इशू है कि EMI नहीं भर पाए। समझे मैंने क्या बोला था? सर मैं कभी 2018 से लेके 2019 कोविड जब तक नहीं लगी थी, मैंने मार्च अप्रैल तक पूरे अच्छे से भरे थे। उसके बाद कोविड गई, 6-8 महीने जॉब चला गया। उसके बाद जॉब लगी भी तो वो सैलरी की जॉब ही नहीं मिली, 10,000-12,000 की जॉब लगी जो कि घर चलाना उतने में मुश्किल होता है। और उसके बाद जब सैलरी मिलते गई, हमने कंटिन्यू भरना भी चालू कर दिया। उसके बाद कुछ अनहोनी घर में हो गई, जैसे कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, 6 महीने के अंदर दोनों गए। उसके बीच में मेरे डैडी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, उनको पैरालाइज भी हो गया था। तो वो सब चीज़ों में क्या है कि मेरे भाई की भी जॉब चली गई, तो जिस वजह से पैसे ना रहने के कारण हमने ये चीज़ें कुछ स्किप हो गई। जो EMI है 12-15 EMI जो हमारी कुछ स्किप हो गई, जिस वजह से हम नहीं भर रहे। हमने बैंक के पास में जाके हमने रिक्वेस्ट किया इसके बारे में, तो बैंक सुनने को रेडी नहीं है, बोलते नहीं हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा इंटरेस्ट कम कर सकते। देखो मैं आपको एक समझा देता हूँ, टेक्निकली बात है, सीखने जैसी है। भाई का जो बात हुआ कि मेरा पहला EMI लॉन्च हुआ, दूसरा हुआ, बढ़ते जाए हमारा मतलब जैसा आपका सेविंग बैंक के लिए UPI अपनी गवर्नमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, UPI ऐप रहता है, आप गूगल से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे निकाल सकते हो कर सकते हो। तो इससे हर एक बैंकों का प्रॉब्लम है, अपने लिए फायदा है। बैंकों ने अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अपने हर लोन अकाउंट को भी UPI रहता है, हर लोन अकाउंट को भी UPI रहता है। इनका अगर UPI है, आपका EMI कितना था भाई? 21,000, बराबर है? 21,000 भर नहीं था, प्रॉब्लम है। 1,000 रुपया भरो, 1,500 भरो, 2,000 भरो, 100 रुपया भरो, UPI क्यों भरते रहो? ये आपको एक इमोशनली सपोर्ट है। अगर बैंक कोर्ट में जाती है तो आपको एक फीडबैक है कि अब पैसे भरने की आपकी नियत है, लेकिन पैसे आप छाप नहीं सकते। हम लोग, हमारे पास दूसरे से पैसा आएगा या मैं कमाऊंगा, कुछ करूंगा तो ही मैं भर सकता हूँ, पैसा चोरी तो नहीं कर सकता, बराबर। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का फायदा बैंकों ने उनके फायदे के लिए की है, उसका फायदा आपने ले लेना चाहिए। आपको आपके लोन अकाउंट का UPI मांगो, UPI नहीं है RTGS करो, लेकिन UPI फास्ट पेमेंट है आज के दिन में। अकाउंट में बैठे बैठे 100 रुपए ना भेजो, मैंने किया है फॉर्मूला और सक्सेस किया है। मेरा एक दोस्त है परमार बोल के, नाम भूल गया फटाक से, अच्छा दोस्त है, क्रेडिट कार्ड 3 है, 10-10 रुपया भेज रहा है हर महीने, डिफॉल्टर है, दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है उसका, एक ने फंसा है इसलिए 10-10 रुपया भेज रहा है। कुछ नहीं, बैंक कुछ नहीं है, बैंक उसकी प्रोसीजर की आर्बिट्रेशन किया, सब किया चेन्नई में करके बैंक को, लेकिन भूल के किसी का फोन नहीं आता है, कुछ नहीं। आपकी भरने की नियत दिखा, 10 रुपया भरो, लेकिन उसका बेनिफिट उठा। ऐसा नहीं कि आपका 10 लाख का लोन है और 10 रुपया भरो, ये शर्म जैसी बात है। मैं बोलने के टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ आपको, उसका फायदा होता है। बैंकों के बहुत ड्रॉबैक है, हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए आप डरते हैं। बहुत गलतियां है बैंकों की, आपके एग्रीमेंट में भी मिलेंगी, आपके साथ जो व्यवहार किया उसमें भी मिलेंगी, लेकिन तब आपको ऐसा लगा कि मैं फंस रहा हूँ तो फिर उसको उठा, तो जानबूझ के बुझाओ मत, पूरी निकल जाएगी बात। बऱ्याचदा काय होतं, पेमेंट आपण भरतो, लो पेमेंट केली आपण, बँक प्रत्येक महिन्याला त्या तुमच्या लो पेमेंटवरती ओव्हरड्यू इंटरेस्ट ते सगळं लावत जातं। करू दे बघा, ऐका सगळं करू दे बँकेला, तुम्ही भरताय इंटेन्शन मी तुम्हाला बोलतो, तुम्ही भरताय, त्याची नियत आहे ना सगळ्यांची, मोबाईल तो कोणाचीच नाही, बरोबर है ना? किसी को डुबाने का इंटेंशन नहीं है, देने का है ना, आज नहीं है ना इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ मैं, 10 रुपया दिया 20 रुपया, थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा देते रहो, ऑनलाइन का फायदा होगा, निकल जाएंगे आप। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरे घर का जब लोन पास कर रहा तो सब कुछ सही चल रहा था, मैं भर रहा था पूरा EMI उसका, जितना साल गया भरा मैं 2-3 साल, ज़्यादा नहीं 4 साल। इसके बाद कोरोना काल आ गया, मेरा छूट गया, नहीं भरा।
वरना फॉर्म में कुछ ज्यादा एमआई हो गया, तो उसने जोड़ के मेरे ऊपर स्टेटमेंट में दिखा दिया जितना था उससे ज्यादा डबल दिखा दिया। तो उसके बाद बोला आप कंटिन्यू भरने लगो। फिर मैं भरने लगा क्योंकि उसके लिए बहुत टेंशन था, घर चला जाएगा, फिर भरने लगा। फिर जब मैं टीम में जुड़ा आज 1 साल से, तो मेरे समझ में आ गया कि मेरा पैसा तो जा ही रहा है और कम हो नहीं रहा, वो बढ़ते जा रहा है। जो 8-9 लाख दिखा रहा था वो धीरे धीरे 12 लाख 13 लाख हो गया, हर महीने 25,000 डाल रहा हूँ। तो फिर मैं सोचा कि अभी जब टीम में जुड़ गया, मुझे हर नॉलेज हो गया, तो मैंने उसको मेरा 34,134 एमआई था, 1,134 डालना चालू कर दिया। उसके बाद लेटर जितना मुझे आवेदन मिला रियाज सर के यहाँ से, मैंने लगाना चालू कर दिया। तो भाई मुझसे फिर पूछा फोन करके, भाई तुम्हारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं बोला कि पैसा तुमने दिया ही नहीं मुझे, मेरा पास हुआ रिकॉर्डिंग है। बोलता क्यों नहीं दिया है, फिर भर क्यों रहे हो? मैं बोला भर इसलिए रहा हूँ, जो मेरी तनख्वाह 10,000 है उसमें से 9,000 खर्चा जाता, अगर मैं 1,000 बचता भर देता हूँ। अब जब साहब के पास जाओगे तो मैं बताऊंगा ना कि मैंने पैसा भरा आपको हर महीने। तो बोलता है ठीक है, फिर आपको इतना पैसा दिया। मैं बोला उसका स्टेटमेंट दे दो। तो बोलता है स्टेटमेंट बिल्डर के पास है। मैं बोला बिल्डर को आपने अपने अकाउंट को जो भेजा है वो मुझे चाहिए, बिल्डर से नहीं चाहिए। तुमने तो बिल्डर को दे दिया, ऐड कर दिया। बोलता है ये कैसे हो सकता है? मैं बोला करना पड़ेगा ना, आप मेरा 6 महीने का स्टेटमेंट लेते हो, तो आपके अकाउंट में उस दिन 100 रुपए था और आपने उस दिन 26 लाख ट्रांसफर किया है। कहाँ से आया 26 लाख? मुझे दीजिए स्टेटमेंट। बोला नहीं हो सकता है। तो मैं बोला फिर ये भी नहीं हो सकता मेरी तरफ से। फिर उसने बोला कि पैसा दिया हमने, बिल्डर को दिया। तो हमने बोला फिर आप लिख कर दे दो कि वैध पैसा दिया है मुझे, आप अपने लेटर पर लिख कर मुझे भेज दीजिए, वैध पैसा है, मैं भरने को तैयार हूँ। नहीं तो 1,000, 1,500, 2,000 जो मेरा बचेगा सैलरी में से मैं वो दूंगा। और तो बोलता है कि आपका एनपी हो जाएगा, सील होगा। मैं बोला मैं तो उसकी इंतजार कर रहा हूँ, वो सब कार्यवाही आप कब करोगे? उसके लिए मुझे क्या आपके पास आके हार फूट देना पड़ेगा कि चलो सील करो? तो इस बात पे वो लोग फिर पूरा टीम उनका पहली बात तो मैंने एक फोन करके मुझे बोला था कि आपको उन्होंने तो भरना ही पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मतलब कुछ लेडीज थी, कुछ उन्होंने कड़क भाव में किया बात, तो मैंने भी कड़क भाव में करके पूरा रिकॉर्डिंग मैंने ईमेल कर दिया उनके कस्टमर केयर को, और वहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए, मैंने लेटर दिया है, आवेदन लगाया, मुझे उसका जवाब चाहिए, उसके बाद आप मेरे से पेमेंट लो, पेमेंट भरने को मैं तैयार हूँ। तो बोला कि क्या है? मैं बोला आपके लेटर, मैंने जो लेटर भेजा है उसमें है ना लिखा हुआ, उस लेटर को आप देख लीजिए। तो मेरा बैंक वाला अभी शांति मार गया है और मैं उसको जाके बार बार खोद रहा हूँ, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं सील करोगे? और वो बोल वो मुझे कॉल, जब मैं फोन करता हूँ वो बोलते हैं लोग 10 मिनट बाद बात करूंगा। अरे मैं बोला घर का सील नहीं करना है, पैसा नहीं लेना है। तो बोलता है कि ये काम करो आप इकट्ठा दे दो। तो मैं बोला आप लिख के दे दो, मुझे आप लिख कर दो कि आपने वैध पैसा दिया है, या तो मुझे स्टेटमेंट दो उस दिन का, जिस दिन आपने 26 लाख ट्रांसफर किया है बिल्डर के अकाउंट में, वो मुझे स्टेटमेंट आप अपने बैंक का दो। आप किस पैनल से ट्रांसफर किए, कैसे कर दिए? तो बोलता है कि ऐसे कैसे, हमने लीगल ट्रांसफर किया था। हम बोला आपके खाता में तो पैसा था ही नहीं उस दिन, लेकिन उस दिन आपने 26 लाख मांग दिया, आपका स्टेटमेंट मुझे देखना है, मुझे कोर्ट में दिखाना है। लेकिन वो किसी हाल में तैयार नहीं, मुझे बुला रहा है बैंक पे, आप आ जाइए बैठ के बात करेंगे। तो हमने बोला हम लीगल बाजी से बात हो रही है ना, तो बैठ के क्या बात करना है? तो वो बोल रहा, फिर उसने लास्ट में बोला कि आप एक बार सेटलमेंट कर लीजिए। मैं बोला आपके लिए कितना देना है? तो उसने बोला जितना भरे, जो बाकी बचा। मैं बोला मेरे पास 3-4 लाख रुपए है, इतना अगर हो सकता है। फिर बोलता 26 लाख लोन है। तो मैं बोला कि 26 लाख है तो 3-4 लाख है ना, मेरे पास जो रहेगा वही दे सकता हूँ ना, नहीं तो आप लेते रहो घर, मैं देते रहूंगा, आप आ जाइए और मेरे पास अगर होगा कागज में मेरे डॉक्यूमेंट में प्रूफ होगा तो मैं आपको घर नहीं देने वाला हूँ, किसी हाल में नहीं ले पाओगे, आप आके ले लेना। और अगर आप बहुत करोगे, सील करोगे, मैं तोड़ के रहूंगा, ताला तोड़ दूंगा, ताला तोड़ के रहूंगा, सिविल केस करोगे मेरे ऊपर, मैं वहां लड़ूंगा जब तक फाइनल नहीं होगा। तो ये सब बातें मेरा उससे बहुत बहस हो गया था। अब ना कॉल आता, कुछ भी नहीं आता है, और मैंने उसके ऊपर एक कोर्ट से पेमेंट लगा दिया है, रोक दिया है मैंने। तो वो क्या चीज है उसके बारे में बताइए सबको। केबिल का मतलब अभी वो आपने लगाया था, कितने लगाया आपने केबिल? अभी तक आपने कितने केबिल लगाए? एक ही लगाया, एक ही लगाया है अपने कोर्ट में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहीं से लगाया हूँ ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरा हाँ लीगल रूप से उसका पैसा भर रहा हूँ मैं ऑनलाइन के जरिए।
आ जाओ, उसका तैयारी करके रखो ना, मुझे हथियार सब कुछ मिल रहा है तो मैं अपने दिमाग से लगाया हूँ। अभी उनको अगेंस्ट अपोज नहीं कर रहा हूँ, उनका एक केस अलग से हो रहा है, इनके डेयरिंग की वजह से हो रहा है, सबको ऐसे डेयरिंग करनी है बैंक के अगेंस्ट में। कैवेट एक हथियार है कानून से। कैवेट यानी क्या, मेरा इनका डिस्प्यूट है, हम दोनों को मालूम है, हम में से कोई तो कोर्ट में जाने वाला है, समझो अभी रियाज भाई कोर्ट जाने वाले हैं, मुझे वो डर है कि मेरे अब्सेंस में वो किसी को मैनेज करके ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो वो कैवेट दाखिल कर सकता हूं मैं। कैवेट का इफेक्ट 3 महीना ही रहता है, 3 महीने के अंदर ये नहीं गए तो वो कैवेट ही गया। कैवेट यानी एक वकील लोगों का एक इनकम सोर्स हुआ। कानून क्या बोलता है, अगर रियाज भाई ने मेरे ऊपर केस किया है तो मेरी सुनवाई सुने बिना कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, मुझे बुलाता है, मैं नहीं गया कोर्ट में तो ऑर्डर करेगा, मैं कोर्ट में नहीं गया तो एक्सपर्टी ऑर्डर, वो कानून है। लेकिन कैवेट फाइल करना यानी नहीं करना, इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, वो एक टेक्निकली वर्ड है। कैवेट आपने आज पहली बार सुना होगा कितने लोगों से, कैवेट 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 ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक पहले जमाने में था, 50-60 के साल में, वो 1960 में था कि कानून भी कोर्ट मैटर इतने नहीं थे, फटक से गया तो जज उसी दिन ऑर्डर करता था, काम ही नहीं था ना। आज हजारों मैटर करोड़ों मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के लाखों है, उनको ही टाइम नहीं है, आपको बुलाए बिना, आपकी सुनवाई किए बिना वो नहीं करते। तो कैवेट अपने अपने इसके ऊपर करो, उसका कुछ ये नहीं, नाम ही नहीं बोल रहा हूँ, फायदा भी है फायदा भी नहीं है, वो सिचुएशन के ऊपर मायने रखता है, डिपेंड रखता है। हाँ, बाकी कैवेट ये वर्ड है, बाकी एडवोकेट की फीस है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, वो तो अलग बात है, मैंने अपने सुरक्षा के लिए लगाया है, उसको मेरी टीम से नहीं कुछ लेना देना है, लेकिन मेरी टीम ने जो मुझे साहस दे रही है, जो चीज बता रही है, उसके जरिए बैंक वालों को जो मैं भेजा हूँ पेपर, वो हिल गए हैं। वो मुझे बार बार बुलाते हैं, लेकिन वो भी पूछते हैं आप फ्री हैं बात करने के लिए, तो बोलता हूँ आप फ्री बोलते हैं, आप बैंक पर आ जाइए, थोड़ा सा बात करना है। कभी है जो आपने आवेदन लगाया, आपको पेपर देना है, पेपर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों है। आप कॉन्फिडेंस से जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। बैंक के हाथ में अपनी सबकी गर्दन है, ये ध्यान में रखो। अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, बाकायदा वो रजिस्टर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, उनको प्रोविजन है, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी भर के उसके ऊपर सिग्नेचर किए होते हैं। ऐसा नहीं कि रजिस्टर ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करना पड़ता है। अभी तो कानून ऐसा आया उन लोगों ने कि अगर ये घर में रजिस्ट्री बैंक से लोन लेता हूं तो मेरा इंडेक्स 2 में अदर राइट्स में ये बैंक का नाम आता है घर के ऊपर। अभी वो प्रोविजन चालू हुआ है 1 जुलाई से। 1 जुलाई के बाद किसने हाउसिंग लोन लिया होगा ना, तो अभी इंडेक्स 2 का जो कॉपी आप निकालेंगे ऑनलाइन, तो उसमें वो बैंक का नाम दिखता है। तो और कॉन्फिडेंस में मत रहो, उनसे बातें करते रहो। ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में मैक्सिमम एक्ट आज भी बैंकों के फेवर में है। ऐसा नहीं कि आपने मीटिंग लिया इसका मतलब अपनी यूनिटी है, इसका मतलब अपन छूट गए, नहीं। देखो है, वो मानना पड़ेगा आपने, डरना नहीं है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, कर्जा लो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोन लो, लोन से डरो मत। लोन देने की बहुत टेक्निकल इश्यू है, आप ले सकते हैं, इसलिए वो चिंता करो, लोन का कोई टेंशन नहीं है। बैंकों के बहुत प्रॉब्लम, बहुत, हर एक बैंक फंसा है आपके साथ, हर एक बैंक फंसा है, लेकिन हर एक अपने अपने के साथ फंसा है। आप बोलेंगे सबके साथ एक ही बैंक तो नहीं हो सकता, हर एक के साथ अलग अलग बैंक का। टेंशन मत लो, आपकी फेस करो, मिलो। सर मुझे तो भरना ही नहीं है, टेंशन का ही ले रहा हूँ। 1000 रुपए 2000 रुपए देखो, बैंक जब कोर्ट जाएगा तो आपको रास्ता तो है ना, बिल्कुल सब तरफ से तैयारी। मैंने बोला है ना, 200 रुपया भरो, मैं भर रहा हूँ ना, मेरा एक दोस्त भर रहे हैं, आप भरो। देखो, देने की नियत और ना देने की नियत समझ में आ रही है। आज मेरे जेब में 10 रुपया है, मैंने 1 रुपया दिया भाई इनको, लेकिन नहीं है, नहीं दे सकते। हे जे म्हणतायत ना, बँकेमध्ये आजपर्यंत मी जेवढ्यांदा पण रायटिंग मध्ये दिलं आणि त्यांना म्हटलं मी भरायला तयार आहे, मी भरायला तयार आहे, पण तुम्ही मला रायटिंग मध्ये द्या की तुम्ही का नाही घेणार, मी जेवढे भरायला तयार आहे. बरोबर आहे ना. हा, आता ते तुम्ही रायटिंग मध्ये द्यायला तयार आहे. ऐका ना, याला रस्ता आहे, कंझ्युमर फोरम,
कंझ्युमर कोर्ट नाही, लक्षात ठेवा. वकील तरीके तुम्ही बोललात ना कंझ्युमर कोर्ट, तर कोर्ट नाही, ते फोरम आहे. बरोबर आहे. 1000 रुपयामध्ये काम होतं. 1000 रुपयामध्ये तुम्ही ऍप्लिकेशन करा कंझ्युमर फोरमला बँकेच्या विरुद्ध, कारण आपण ग्राहक आहोत त्यांचे. बरोबर ना. बँक एक बिझनेस आहे, आपण त्यांचे कस्टमर आहोत. आपण कंझ्युमर फोरमला जा आणि मागा ऑर्डर करणार ते लोक. आपण आपल्याला ते रस्ते माहिती नाही, हा मुद्दा आहे. आपला प्रॉब्लेम तो आहे. मी तुम्हाला मगाशी बोललो, असंगावला यायचंय, कल्याणला उभा राहिलो आणि गाडी पकडली खोपली, उपयोग कधीच नाही. अभी रिया सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं हमारे पाटिल साहब, जिसका जवाब आप ही दीजिए. आप ही बोला ना मराठी. 2018ला मी एक गाडी घेतली गुलाम फायनान्स. त्यावेळेसचे ॲग्रीमेंट, त्यावेळेसचे जे काही रेट ऑफ इंटरेस्ट असते त्या रेट ऑफ इंटरेस्ट काम करून 2.5 वर्ष आपण पुढे मागे पण पैसे भरत राहिले. 2.5 वर्षानंतर कोरोनाचा पिरियड आला. त्याच्यानंतर फायनान्सला भरभरच यायला लागली आणि गाडी सरेंडर करण्यासाठी एक्सपोर्ट करायला लागली. गाडीचा माल अशी नाही की गाडी जर त्यांना कधी जर द्यायचं 28,11,000 आपण लोन घेतलं. स्वयं फायनान्सकडून आपण 28,11,000 लोन घेतलं. त्यावेळेस आपण 2.5 वर्ष आधीमध्ये हप्ते भरले. त्याच्यानंतर कोरोना पिरियडमध्ये त्या लोकांनी खूपच ॲडमिट केली, पण द्यायला लागले, फोन कॉल द्यायला लागले आणि मग आपण कंटाळून गाडी त्यांना सरेंडर केली. गाडी त्यांना सरेंडर केल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात त्यांनी गाडी थर्ड पार्टीला विकली. त्या गाडीची त्यांना किंमत आली 19 लाख. आपण कंपनीकडे पैसे पूर्ण केले जवळजवळ 16.5 लाख होते. 28,11,000 आपलं लोन 16.5 लाख रुपये आपले त्यांच्याकडे पोहोचले. त्यांनी थर्ड पार्टीला गाडी घेतल्यानंतर 19 लाख रुपये त्यांना आले. म्हणजे आपण जेवढे आणि ते पण वरिष्ठांच्या आधी, म्हणजे 5 वर्षाचं आपलं लोन होतं. व्याज आपण आपल्याकडे 5 वर्षाचं गेलं होतं. गाडी आपल्याला त्यांना 2.5 वर्षातच त्यांना क्लिअर भेटली, विथ एक्स्ट्रा पैसे मिळाले. आता मला दुसरं फायनान्स करायचं, पण ते बोलतात का तुमचं अकाउंट अजून चालू आहे, लोन अकाउंट तुमचं अजून चालू आहे आणि लोन अकाउंट चालू असताना तुम्हाला आता 1,10,000 रुपये भरून आपल्याकडून एनओसी घ्यावी लागेल. या बाबतीत तुम्ही काय म्हणा तुम्ही डॉक्युमेंट पैसे गाडीचा निलाव झाला तर होती का? आपल्याला काय बँक कार्डमध्ये मग बँक पॉलिसी 10,000 तुम्ही घ्या ना. कसं आहे तिकडे पेपर आहे तो तिथे सगळे पेपर घ्या माणसामध्ये आपण तिथे बघून सांगतो का लोन अकाउंटचं स्टेटमेंट मागून द्या. लोन अकाउंट ऐकून घ्या पाहिजे. लोन अकाउंटचं स्टेटमेंट घ्या. तुम्हाला ज्या काही नोटीस आल्या असतील, ज्या काही नोटीस आतापर्यंत आल्या त्या नोटीस घ्या आणि तुम्हाला तुमची गाडी सरेंडर केल्यानंतर तुम्हाला आपण रिपोर्ट आहे दिला ना. गाड्या उचलणाऱ्या कंपन्या वेगळ्या असतात, थर्ड पार्टी आहे, बँकेचा काय संबंध नसतो, बँक कॉन्ट्रॅक्ट देते. आम्हाला गाडी घ्यायचं कागद त्यांनी गाडी कागद घेतलं रियाज सर, तो हमारे काका आपसे बात करना चाहते हैं. भाई करे साहब 2017 में मैंने लोन लिया था, लोन बिजनेस लोन
बिजनेस लोन सैंक्शन 2 करोड़ 20 लाख का अमाउंट एक ही हुआ। सैंक्शन लेटर उन्होंने 5 बना दिए थोड़ा थोड़ा, और 5 में अलग अलग अमाउंट डाल दिए और उसका अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगा दिए। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक बराबर। अच्छा, उससे पहले मुझे कुछ वो बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा करके, इससे हम सैंक्शन लेटर बनाएंगे 5 सेंस पहले अलग अलग इंटरेस्ट रेट हमारा 10% पर एनम नक्की हुआ। मुझे लिखा हुआ उसका जो आया था ना हमारे घर पे प्रोटीन का 10%। अच्छा, जब सैंक्शन लेटर पे हमारे से जो साइन दी उस पर सैंक्शन लेटर पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ नहीं था। बाद में उन्होंने अकाउंट नंबर हाथ से लिखा है, जो साइन लेटर अकाउंट में लिखा हुआ नहीं। फिर ये हम फिर भी पढ़ते गए, हमारा खत्म करते गए। कोरोना काल आया, बिजनेस हमारा बंद हो गया और कोरोना काल में स्थिति खराब हो गई, पैसा हम भर नहीं पाए बरोबर। 17 मार्च 2021 को आरबीएल बैंक से संजीव खानविल करके व्यक्ति घर का है, तो मैं था आउट ऑफ स्टेशन। उन्होंने मेरे घर के बाहर वो नोटिस लगा दिया 5 अकाउंट में, और नोटिस का अमाउंट 5 अकाउंट का देखेगा तो बहुत ज्यादा था, अपना निवेश उससे कहीं गुना ज्यादा। मैं 22 तारीख को 22 मार्च 2021 को आया घर पे, संजीव खानविल से बात किया तो वो बोले कि सुरेश भाई मैं ईएमआई स्टेटमेंट बना के भेजता हूँ आपको 5 अकाउंट का। 31 मार्च 2021 तक जो भी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी आपका बैलेंस बनता है आप पूरा भर दो, आपके अकाउंट रेगुलर हो जाएंगे। तो मैंने 31 मार्च 2021 के पहले 28-29 लाख रुपए इधर करके मैंने वो पूरे पैसे भर दिए, जो उन्होंने स्टेटमेंट बना के भेजा था मुझे ईएमआई का, इतना आपका ड्यू थे। उसके बाद में अप्रैल 2021 का भी ईएमआई 5 का कट के गया मेरे अकाउंट से। फिर बाद में उन्होंने मेरे अकाउंट एआरसी को दे दिया, उसके बाद दिया है। उससे पहले मुझे इंटीमेशन नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं किया। मुझे एनपीए अकाउंट हुआ उसका भी समाचार मुझे नहीं दिया, उसका भी कुछ मुझे नहीं बताया। मेरा अकाउंट एआरसी को चला गया। एआरसी के जाने के बाद में मतलब उसकी मुझे लेटर आया मुझे अप्रैल महीने में कि हमने ये अकाउंट एआरसी को दे दिया कि आप जो भी है 5 अकाउंट, अभी आप उनसे बात करना जो भी है। और आपका अकाउंट एनपीए हो रहा करके जुलाई 2021 में मुझे लेटर भेजते हैं। उससे पहले ये आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, हम एआरसी को दे रहे हैं बरोबर, वो जुलाई 2021 में। उससे पहले तो हमारे पैसे भी भरवा दिया, आप एआरसी को अकाउंट भी दे दिए। अच्छा, वो अकाउंट आरबीएल बैंक ने एआरसी को दिया, उसमें मेरे कैलकुलेशन से 1 करोड़ 52 लाख रुपए निकलता, और उन्होंने एआरसी को आरबीएल बैंक में 192 दिया, यानी 40 लाख रुपए ज्यादा उन्होंने दिया। तो उसका मैंने सब जवाब दिया है वापस। और मैंने मार्च 2021 में जो 28-29 लाख रुपया भरा था, उस आरबीएल बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से 17,55,000 रुपये उन्होंने कुछ चार्जेस काट दिए थे, 18 लाख रुपए। और अप्रैल 2021 का जो ईएमआई जो कट के गया वो आरबीएल बैंक के स्टेटमेंट में है ही नहीं, मेरे बैंक से गया, उनके बैंक में जमा नहीं। मेरे स्टेट से गया हुआ है, इसमें जमा नहीं। फिर बाद में आज ही पिगासिस के पास गया, वो मेरी एआरसी कंपनी पिगासिस कंपनी, पिगासिस एआरसी, वहां मैंने 1-2 बार सेटलमेंट का भी ऑफर की बात रखी। वो बोले कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, हमको पैसा कम लेना है, हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। मतलब उसका उनका एक ही उद्देश्य कि उनका घर लो। और मैंने उनको बताया कि हमारा बिजनेस बंद हो गया है, हमारा अभी पैसा हम भर नहीं सकते हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। फिर बाद में उन्होंने 13 लोगों का नोटिस भेजा, 13 लोगों का हमने उसका रिप्लाई दिया। फिर बाद में 13/4 का उन्होंने नोटिस वो टेस्ट करके गए, और उसके बाद में उससे चल रहा है। अभी सीएमओ कोर्ट में उन्होंने डाला है, मुझे उससे जानकारी नहीं थी। नहीं विटी वहाँ उन्होंने डाला है, 1 साल हो गया, मुझे इंटीमेशन नहीं, मुझे समाचार में नहीं दिया। वो तो मेरे लॉयर ने वो निकाला, एक समाचार मिल गया तो निकाला, उन्होंने डिटेल निकाला, तो पेपर भी सारे हमने निकाल दिए। तो क्या करना चाहिए आगे, कैसा करना चाहिए? कोर्ट में एक्सपार्टी ऑर्डर निकलेगा, हमारा वकील बोलते हैं एक्सपार्टी ऑर्डर निकलेगा, अपने को बुलाया नहीं तो हम जा भी नहीं सकते।
अभी आपके कहने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट आपके मालूम नहीं है, मैं आपसे जो बात हुई इसके ऊपर बोल रहा हूँ। आपका 2 करोड़ का लोन था, आरबीएल ने दिया 5 लोन अकाउंट में, बराबर है। घर में आपका प्रॉब्लम हुआ, आपने जो भरा आरबीएल ने बोला वो भरा, बाद में आरबीएल ने उसको आरसीएल को ट्रांसफर कर दिया और बाद में आपको एनपीए का नोटिस आया। ये हिसाब से आपको सिविल कोड, मेट्रोपॉलिटन का सिविल कोड का फंडा रखता है, आप उसमें जाके अपने प्रॉपर्टी के ऊपर इंजेक्शन मांगो, स्टैम्प ड्यूटी भरो और वहां पे जाओ। अब आपके एडवोकेट कौन है या देखो, उनसे बात करो, रास्ता है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ताकि आपका मुझे मालूम नहीं है। ये सिविल केस में आपके राइट्स है कि ये मैं बराबर जा रहा था, बिना भी सिचुएशन में फंसा हूँ, फिर भी मैंने भरा, भरने के बाद आरसीए को ट्रांसफर किया और बाद में मेरा एनपीए किया। देखो मैं आपको और एक समझाता हूँ, बैंक एनपीए नहीं करता है। एनपीए आपको मैंने समझाया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर बैंकों का एनपीए रेशियो बढ़ गया ना तो आरबीआई उनका लाइसेंस बंद कर देती है। उनका प्रॉब्लम है वो एनपीए नहीं करती है। एनपीए कब करेगी, समझो आज इनको सेटल करना है ना, तो सेटल इनका परसों करेंगी, आज एनपीए करेगी और परसों आया दिखाएगी। वो बहुत टेक्निकल इश्यू है, इनका भी वैसा ही किया है, लेकिन इनको अभी रास्ता है वो क्या, अभी आपके बातों में बोल रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, तो ऐसा लगेगा मैंने बोला अलग हो गया। तो रास्ता है, सिविल कोड सबसे बड़ा रास्ता है, वो अपने राइट्स है। बाकी ये क्रिमिनल कोड छोड़ो, क्रिमिनल कोड में पनिशमेंट रहता है, रिकवरी नहीं रहती है, समझे क्या। सिविल कोड अपने राइट्स है, इनके राइट से इनका घर बचाना, तो रास्ता है बहुत बड़े, इनके साथ हुआ इससे रास्ता है। ऐसा किसी के साथ हुआ तो टेक्निकल इश्यू में अपन पूछ सकते हैं, जैसा इनको मैंने बोला नंबर कोड का, नंबर कोड रास्ता है, जैसे भाई ने अभी प्राइवेट फाइल करके रखा है, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बैठेंगे 10-5 मिनट बाद फिर से बात करेंगे। अभी खाना स्टार्ट हो गया है, खाना सब लोग खा लीजिए, उसके बाद बैठते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? कोई भी जाए नहीं, क्योंकि सबके प्रश्न और जितने भी प्रश्न रहेंगे वो ले जाएंगे, कोई भी जाइए। देखो इसमें तो मेंटली हमको कैसे, मानसिकता हमारी कैसी होनी चाहिए, खाने के बाद में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारा हर एक का मानसिक संतुलन कैसा हो। ठीक है, सभी लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मैंने खाना मैंने लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, लास्ट बताइए। अभी 2-3 दिन में मैंने देखा, अभी उनका जॉब चला गया, कुछ इश्यू है, लोन ईएमआई नहीं करता है, तो अपने ऐसे थोड़ी सी लगता है कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, तो मैं वो चीज़ को मानता हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन एक ही है, अभी मैंने ऐसे यूट्यूब में भी देखा है कि मुझे मालूम है अभी 2 महीने के बाद है मेरा ये मरेगा, घर का ये मरेगा, गाड़ी का मैं भर नहीं पाऊंगा, ऐसा मुझे 2-3 महीना पहले लगता है, इमीडिएटली नहीं होता है ना, इमीडिएटली नहीं होता है, बराबर। तो मैं बोला मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा है, मुझे 2-3 महीना ही ऐसा लग रहा है, मैं नेक्स्ट ईयर में मेरे 2 महीने के बाद ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा है कि आप एक काम कर सकते हैं, जो भी हाउसिंग लोन बैंक है ना, उसका इंटीमेशन दे सकते हैं, मैं अभी मेरा जॉब चला गया, ऐसा आपका कुछ फलाना हो गया, इंटीमेशन लेटर दे सकते हैं, और जो ब्रांच मैनेजर उसका अपना फोटो वीडियो सब निकाल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं मेरा थोड़ा इश्यू हो गया, थोड़ा करस्पॉन्डिंग कर दीजिए, मैंने 1 साल ऐसा कुछ रिवाइज कर, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखो बैंक और अपन कस्टमर